हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वहन। मानव में वहन किस प्रकार से होता है कि भाई कोई भी चीज़ है उसको किस प्रकार से लेके जाते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल चीज़ें बनी हुई है। तो इसमें थोड़ी बहुत बातें कहेगा कि भाई जैसे हमने अभी पाचन और श्वसन के बारे में पढ़ा, तो उनको कौन लेके जा रहा था? रुधिर लेके जा रहा था। तो यहीं पर वहन के लिए हमारा रुधिर को लेके जाने का कौन काम करता है? हमारा हृदय, जो पंप की तरह काम करता है। तो देखिए कि भाई आपने पिछले उसमें देख चुके हैं, रुधिर, भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ जो किडनी के द्वारा निकलते हैं, तो हमारे शरीर से वहन करता है। तो हमने 9th क्लास में भी सीखा है कि भाई रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है, जो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो एक बात बता देता हूँ, प्लाज्मा की परसेंटेज कितनी होती है रुधिर के अंदर? 55% प्लाज्मा होता है। और क्या हो गया? WBC, RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स, इन तीनों की अमाउंट 45% होती है। 100 में से 45% किसकी होगी? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स की। और 55% किसकी होगी? प्लाज्मा की। तो देखो प्लाज्मा के कार्य है। तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, ये क्या करता है? कोशिकाओं को निलंबित होती हैं। तो देखो क्या करेगा प्लाज्मा? भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप से वहन करता है, इनको लेके जाता है। अब बात आती है ऑक्सीजन को। अब जो हम श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन ले रहे थे, उसको कौन? लाल रुधिर कोशिकाएं लेके जाते हैं। यहाँ पे बताया ना मैंने अभी, WBC। इसमें क्या होता है? लाल रंग किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और लाल रक्त कणिका को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयरन की, लोह की। तो बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा ही हो रहा है। अतः हमें एक पंपन यानी पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है, जो रुधिर को सभी अंगों से धकेल के आसपास धकेलता है। तो इसमें नलियों का एक परिपथ की आवश्यकता होती है, जो रुधिर के सभी ऊतकों तक भेज के, और यह एक तंत्र जो सुनिश्चित करे कि परिपथ में यदि कोई टूट फूट हो सके या कोई भी मरम्मत के लिए सारे कार्य को करते हैं। जैसे प्लेटलेट्स क्या करती है? खून जब निकलता है तो उसको क्या करती है? जमाने का काम करती है। तो देखो जो ये सभी भेजने का कार्य करता है कौन? हमारा पंप हृदय। हृदय की अगर संरचना की बात करें तो कुछ मेन बातें अगर यहीं से आप समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी रहेगी इसको लिखने में। तो देखिए हमारे हृदय होता है 4 कोष्ठकों का, 1, 2, 3, 4। तो ऊपर वाले कोष्ठकों को कहते हैं आलिंद, यानी ये दाईं तरफ है तो दायां आलिंद, और ये बाईं तरफ है तो बायां आलिंद। तो नीचे वाले को क्या कहते हैं? निलय। दाईं तरफ है दाएं निलय और बाईं तरफ है तो बाएं निलय। ये 4 हो गए हमारे कोष्ठक। तो ये हमेशा याद रखना, जो बाएं वाला हिस्सा है ये किसको लेके जाता है? ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजनित रुधिर को। और ये किसको लेके जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब आपको पता है धमनी और शिरा। धमनी किसको लेके जाती है? वैसे धमनी लेके जाती है ऑक्सीजनित खून को। किसको? ऑक्सीजनित खून को। और शिरा किसको लेके जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे सारे शरीर में होती है। ऑक्सीजन का हमारे फेफड़ों से यानी फुफ्फुस से आती हैं। तो लेकिन बात आती है, अगर ये तो हमारे शरीर में संचालन भेजने और लेके आने का काम करते हैं, ये पूरे शरीर में भेजेगी ऑक्सीजन को धमनी, और शिरा क्या करेगी? हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके लेके आते हैं हमारे हृदय में। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था फुफ्फुस शिरा किसको लेके जा रही थी? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन फुफ्फुस नाम आ जाता है तो ये फुफ्फुस शिरा किसको लेके आएगी? ऑक्सीजनित खून को। किसको? ऑक्सीजनित खून को। और ये फुफ्फुस धमनी किसको लेके जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को। कहाँ पे लेके जाएगी? हमारे फुफ्फुस में, यानी फेफड़ों से क्या कर देगी? आदान प्रदान बदल लेते हैं। तो सबसे पहले किस में आएगा? फुफ्फुस शिरा से होता हुआ बाएं आलिंदे में आएगा। बाएं आलिंदे में जब ऑक्सीजनित खून आएगा तो ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। फिर कहाँ पे चला जाएगा? इसमें से होता हुआ दाएं निलय में। तो ये सिकुड़ेगा और बाएं निलय फैल लेगा। फिर ये सिकुड़ेगा, फिर कहाँ से होता हुआ? महाधमनी से होता हुआ हमारे शरीर में चला जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के सभी हिस्सों से क्या आ गया?
ऊपरी महाशिरा और ये क्या होगी नीचे वाली महाशिरा। तो इन्होंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को लेके आ गया हमारे शरीर के हर एक हिस्से से। फिर सबसे पहले कहाँ लेके आते हैं, दाएं आलिंदे में, ये फैल गया, फिर ये सिकुड़ेगा, खून कहाँ पे आ जाएगा, दाएं नीले में, नीले सिकुड़ेगा तो फिर कहाँ से चला जाएगा, वो ऑक्सीजनित होने के लिए फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फुफ्फुस यानी हमारे फेफड़ों के पास चला जाएगा। ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। तो यही क्या है, हमारा हृदय का कार्य है। तो देखते हैं, अब शुरू करते हैं। तो पहली बात आते हैं, हमारा हृदय के पेशीय अंग है जो किस आकार का इतना है, इसका मुट्ठी के आकार का होता है, क्योंकि रुधिर किसको लेके जा रही है, अभी बताया मैंने, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को वहन करती है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय में कोष्ठकों में बांटा गया है। कितने कोष्ठक बताए हैं, 4 कोष्ठक। इस तरफ ऑक्सीजनित, इस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वी ऑक्सीजनित कह देते हैं। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है, यानी यहाँ से क्या गया, महाधमनी से कहाँ पे चला गया, फुफ्फुस महाधमनी से होता हुआ कहाँ पे चला गया, फेफड़ों में। तो ये क्या कर रहा है, और ऑक्सीजनित रुधिर को क्या करेगा, हृदय में लेके आ गया। यहाँ से क्या आएगी, शिरा किसको लेके आएगी, ऑक्सीजनित रुधिर को लेके आएगी। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप होता है, किसके द्वारा हो रहा है, महाधमनी से होता हुआ सारे शरीर में क्या चला जाएगा, ऑक्सीजनित रुधिर चला जाता है। तो ये सारे चरण किस में दिखा रखे हमारे चित्र में, जो अभी हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के बाईं ओर स्थित यानी कौन सा, बायां आलिंदे में आता है। देखो, सबसे पहले खून किस में आया, बायां आलिंदे में। कौन लेके आई, फुफ्फुस शिरा। कहाँ से, फुफ्फुस से, हमारे फेफड़ों से लेके आ गई शिरा, ऑक्सीजनेट खून को लेके आ रही है। फिर कहाँ पे आया, बायां आलिंदा। बायां आलिंदा, जब इसमें खून आएगा तो ये क्या करेगा, फैल जाएगा, फैला, और फिर क्या होगा, ये सिकुड़ना शुरू होगा, खून किस में आ जाएगा, बायां नीले में। फिर ये फैलेगा क्योंकि खून आ गया इसमें, फिर क्या करेगा, ये सिकुड़ेगा तो ऑक्सीजन खून कहाँ पे चला जाएगा, महाधमनी से होता हुआ। तो यही बातें कहेगा। अब देखो, इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंदा शिथिल रहता है। तो क्या हो गया, उसके बाद क्या करेगा, अगला कोष्ठ बायां नीले, बायां नीले क्या करेगा, फैलता है। ये क्या हो गया, शिथिल, मतलब सिकुड़ गया, और ये क्या हो गया, फैल गया। इस प्रकार से क्यों, खून इधर से इधर आ गया, तो जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। तो रुधिर क्या हो गया, एक कोष्ठ से दूसरे कोष्ठ में चला गया। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां नीले संकुचित होता है, तब रुधिर क्या हो गया, इसमें से पंपित होता हुआ महाधमनी से चला जाता है। तो ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां नीला जब फैलता है, अब ये तो यहाँ तक था। अब जब रुधिर शरीर से पंपित हो जाता है तो ऊपर वाला दायां कोष्ठ, कौन सा, दायां कोष्ठ की बात कर रहे हैं, या दायां आलिंदा जब फैलता है, क्या होगा, रुधिर आते ये क्या करेगा, फैलेगा। तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर इसमें आ जाता है, इसमें आ गया, ये फैल गया था। अब क्या होगा, ये सिकुड़ेगा, तो इधर से कहाँ चला जाएगा, हमारे नीले में, दाएं नीले में। तो जैसे ही दायां आलिंदा संकुचित होता है तो नीचे वाला संगत कोष्ठ यानी दायां नीला फैल जाएगा, ये सिकुड़ना शुरू करेगा, तो ये क्या होगा, फैलना शुरू कर देता है, लगातार चलता रहता है। यह रुधिर को दाएं नीले से रूपांतरित कर देता है, और जो रुधिर को ऑक्सीजनित हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। यहाँ से होता हुआ कहाँ पर चला गया, फुफ्फुस धमनी से होता हुआ ऑक्सीजनित होने के लिए चला गया। आलिंदे की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है, किसकी, दायां आलिंदे के अपेक्षा, यानी दोनों की अपेक्षा किसकी होती है, नीले की पेशियाँ थोड़ी सी क्या होती है, मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर को भेजना होता है। यहाँ से क्या करेगा, हृदय से पंप होके जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बनेगा, जिसके कारण से ये इसकी थिकनेस क्या होती है, मोटाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब आलिंदा या नीले संकुचित होता है तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह होने से सुनिश्चित करता है, ताकि ये वापस ना आ जाए इन वाल्व में। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, कैसे करती है, देखो, ये जैसे मैंने बताया था, हमारे हृदय से होता हुआ कहाँ पे चला गया था, हमारे फुफ्फुस की कोशिकाओं में, जहाँ ऑक्सीजनित होके
क्या हो गया, सारे शरीर के हिस्सों में चला जाता है और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला आके हृदय से होता हुआ कहाँ पे चला गया, फिर से धमनी से होता हुआ ऑक्सीजनित होने के लिए चला गया था। तो देखिए हृदय का दायां व बायां अलिंद बंटवारा करता है, दायां किसको, ऑक्सीजन को, और बायां किसको, विऑक्सीजनित को। ये क्या कर देता है, मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षता ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है, यानी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है। पक्षियों के और जितने भी स्तनधारी जंतु हैं को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यह बहुत ही लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, शरीर के तापक्रम को बनाए रखते हैं, यानी रुधिर क्या करता है, हमारे शरीर के तापक्रम को बनाए रखता है। हमारा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापक्रम, जो निरंतर ऊर्जा के लिए आवश्यक है, निरंतर लगातार ऊर्जा के लिए चाहिए होता है। उन जंतुओं में जिसमें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। यानी जैसे इनका शरीर का तापक्रम कैसा रहेगा, जैसे पर्यावरण का तापक्रम है, यानी तापमान के अनुसार अपने आप के शरीर को तापमान को बदल लेते हैं। जल स्थलचर, जो जल में रहने वाले और जमीन में रहने वाले स्थलचर हो गए, या बहुत से सरीसृप जैसे जीवों में कितने कोष्ठ का होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल स्थलचर और सरीसृप में प्रकार कितने कोष्ठ का होता है हृदय, 3 कोष्ठ के है, मतलब 3 कोष्ठ के होता है। और ये ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेता है, कि भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, क्यों, 3 कोष्ठ का है। दूसरी ओर बात आती है किसकी, मछली की। मछलियों में कितने कोष्ठ का होता है, सिर्फ और सिर्फ 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बातें। फिर यहाँ से क्या करता है, गिल्स में भेज देता है, कलोम में भेज देता है, और यहाँ ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों में शरीर में एक जल चक्र केवल एक ही बार एक रुधिर हृदय में आता है, लेकिन मनुष्य में क्या था, 2 बार आ रहा था, इधर से भी आ रहा था और इधर से भी। तो मनुष्य में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण। ये परिसंचरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भी मानव में या मानव के हृदय में दोहरा परिसंचरण कैसे होता है। अब बात आती है रक्त का दाब। नाम से पता चल रहा है रक्त का दाब है, तो रक्त दाब कहला रहा है। रुधिर वाहिकाओं, यानी जो रुधिर को लेके जाती है, की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, यानी जो रुधिर की भित्तियां हैं, इनके विरुद्ध जो दाब लगता है, उसको क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। यह दाब कोशिकाओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है, यानी कोशिकाओं से ज़्यादा क्या होता है, धमनियों में, क्योंकि धमनियाँ क्या करती हैं, ऑक्सीजनित खून को लेके जाती है। इसलिए धमनियों के अंदर रुधिर का दाब क्या कर रहे हैं, निर्लय प्रकुंचन, क्या संकुचन भी कह सकते हो, यानी सिकुड़ रहा है। इसके दौरान प्रकुंचन दाब तथा निर्लय अनुशिथिलन, यानी शिथिल के दौरान, यानी फैल रहा है के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। तो ये क्या कह रहा है, संकुचन दाब, यानी सिकुड़ने वाला दाब कितना है, 120, और ये अशिथिलन दाब कितना है, 80, जो मरक्यूरी के पारा के अनुसार होता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 120/80 लिख देते हैं। यानी ये क्या है, सिकुड़ रहा है और ये फैल रहा है, इस प्रकार से जो दाब बनता है। अब इसी प्रकार से इसको जो मेजर करते हैं, मापते हैं, देखो वो किससे है, स्फाइग्मोमैनोमीटर से इस रक्त दाब को नापते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो क्या कर देता है, अगर रक्त दाब में अधिक तनाव होता है तो उच्च रक्त दाब कहते हैं। और धमनियों का सिकुड़ना रक्त प्रवाह के प्रतिरोधक को बढ़ा देता है, जिससे धमनी कई बार क्या होती है, फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब कह रहा है नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, कि भाई नलिकाएं कौन कौन सी होती है। जब भी मैंने शुरुआत में बता दिया, धमनी और शिरा ये थी ना, तो धमनी किसको लेके जा रही थी, ऑक्सीजनित खून को, और शिरा किसको लेके जाती है, विऑक्सीजनित को। तो धमनी वे रुधिर वाहिकाएं होते हैं। अब सबसे पहले किसके बारे में बताएगा, धमनी के बारे में, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है, किसको, हृदय ऑक्सीजनित खून को। धमनी की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है और लचीली होती है। क्यों, क्योंकि इसको ऑक्सीजन को भेजना होता है, इसलिए मोटी भी होनी चाहिए, लचीली भी होनी चाहिए, ताकि फटे ना, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब में से निकलता है। ये बात क्लियर होगी, क्यों है इनकी मोटी, क्योंकि रुधिर उच्च दाब, ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है। अब बात आती है किसकी, दूसरी शिरा की। शिरा क्या होते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है, और उसकी भित्ति क्या होती है, उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दाब कम होता है।
बल्कि उसमें रुधिर की एक ही दिशा में प्रभावित करने के लिए वाल्व होते हैं, बहुत सारे वाल्व छोटे छोटे लगे होते हैं। अब बात आती है किस अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्या कर रहे हैं देखो, जिससे सभी कोशिकाओं में रुधिर के संपर्क में हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है जो और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का विनिमय एक पतली भित्ति के द्वारा होता है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बना देती हैं। क्या बना देती हैं? शिराएं बना देती हैं तथा रुधिर के अंगों या ऊतक तक दूर ले जाती है। अब बात आती है किसकी? प्लेटलेट्स की। जब भी हमारे शरीर को कोई भी क्षतिग्रस्त या चोट लग जाती है तो क्या होता है? रुधिर निकलता है, तो उनका द्वारा अनुरक्षण की भी किस प्रकार से उसको कायम बनाए रखती है। तो ये प्लेटलेट्स क्या कर देते हैं? वहाँ पे खून का थक्का जमा देती है, जिससे क्या होता है? खून बहना रुक जाता है हमारा। तो देखो इन नलिकाओं में तंत्र में यानी रिसना प्रारंभ हो जाए, यानी फट जाती है, कोई भी चोट लग गई यानी क्या हो गया? घायल हो जाते हैं, तो रक्तस्राव होने लगता है। तंत्र में रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। अगर हमारे शरीर से खून क्या है? कम से कम निकलना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब की कमी आ जाती है, क्योंकि हृदय में पंपिंग प्रणाली हो रही है तो दक्षता में कमी आ जाएगी। इसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है। क्या होती हैं? प्लेटलेट्स कोशिकाएं, जो शरीर में भ्रमण करती रहती हैं और क्या कर देते हैं? रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का जमा देते हैं, एक परत बना देते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है? रुधिर बहना, बाहर बहना क्या हो जाता है? रुक जाता है और क्या हो जाते हैं? हम बच जाते हैं। नहीं तो क्या होता है? बहुत सारे केस में मर भी जाते हैं। अब बात आती है किसकी? लसिका। लसिका भी क्या है? अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में ही सहायता करता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्र के द्वारा क्या होता है? कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतकों के कोशिकीय यानी अंत कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं, जो बची हुई जगह होती है, तथा तरल ऊतक तथा लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह होता है, जैसे प्लाज्मा कार्य कर रहा था जो 55% था ना, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, बहुत ही कम प्रोटीन होते हैं। लसिका अंत कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है और आपस में मिलकर एक बड़ी लसिका वाहिका बनाती है, और जो क्या होती है? अंत में बड़ी शिरा में जाके खुल जाती है और पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है। यानी दो चीज़ पड़ी थी, क्षुद्रांत और बृहदांत, मतलब छोटी आंत जो है उसके द्वारा जो अवशोषित हो रहा है वसा यानी फैट, वो किसके द्वारा वहन हो रहा है? लसिका के द्वारा। और अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहरी कोशिका अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। तो इतना ही करेंगे आज के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।